ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आपको हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी, शिविर के बाहर ही बैठे हैं। प्रशासन से मांग, सम्मान के साथ कराया जाए संगम में स्नान। अखिलेश बोले बीजेपी नहीं करती संस्कृति को सम्मान देने का काम। इधर नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में एसआईटी का एक्शन भी जारी है। घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट करेगी। 5 दिन के अंदर सीएम योगी को सौंपी जानी है विस्तृत रिपोर्ट। इधर संभल हिंसा के फरार आरोपी शारिक साठा पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद घर की कुर्की की गई, पुलिस ने इलाके में सख्ती बढ़ाई है। और नवी मुंबई इलाके में चुनाव के बाद बदला लेने के लिए सड़क पर उतरे उत्पाती, हाथों में तलवार, दूसरे हथियारों से डराने की कोशिश की गई। तो तमाम खबरों पर हर एक जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। रील और झूठे टशन के नाम पर स्टंटबाजी के खतरनाक खेल पर रोक नहीं लग पा रही। झारखंड के धनबाद में सड़क पर भी खुलेआम मौत का खेल दिखा। बाइकर्स के हुड़दंग को देखकर लोग भी हैरान थे। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती रही और सड़क पर स्टंटबाजी होती रही। किसी ने एक टायर पर बाइक दौड़ाई, किसी ने हाई स्पीड पर बाइक भगाई, तो किसी ने स्टंट के लिए जान की बाजी लगाई। और ये स्टंटबाजी ट्रैफिक के बीचों बीच चलती रही। आसपास से गुजर रहे लोग इस हुड़दंग को देखकर घबरा गए, उनकी सांसें अटक गई। हालांकि कुछ लोग मौत के इस खेल को अपने कैमरे में कैद करते दिखे और स्टंटबाज कई राउंड तक फर्राटा भरते रहे। अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालने वाली ये तस्वीर झारखंड के धनबाद के सरायढेला में 8 लेन रोड की है, जहां स्टंटबाजों का ये खेल 1 घंटे से ज्यादा तक चला, लेकिन पुलिस को इस गुंडागर्दी की भनक तक नहीं लगी। इधर यूपी के हापुड़ में कार ड्राइवर की लापरवाही ने एक 4 साल की बच्ची की जान ली। बच्ची अपने घर के पास मां के साथ कहीं जा रही थी, तभी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार आई जिसने बच्ची को कुचल दिया। दरअसल बच्ची की मां आगे दूसरे बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी और बच्ची पीछे पीछे चल रही थी। तभी फॉर्च्यूनर कार पीछे से आती है और बच्ची को कुचल देती है। बच्ची की मां को पता भी नहीं चलता, लेकिन जब वो पलट कर देखती है कि बच्ची गिरी हुई पड़ी है तो शोर मचाती है, लेकिन तब तक कार का ड्राइवर फरार हो जाता है और बच्ची की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस दर्दनाक एक्सीडेंट ने लापरवाही वाली ड्राइव की खौफनाक तस्वीर को सबके सामने ला दिया, जो फव्वारा चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बच्ची की मौत से इलाके में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस कार के नंबर को ट्रेस कर कार और उसके ड्राइवर की तलाश में जुटी है। महाराष्ट्र के नासिक में एक ढाबे पर महंगे खाने का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई। खाने का जो दाम उससे वसूला गया वो उससे नाखुश था और यही बात दुकानदार को नागवार गुजरी। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उसने फोन उठाया और ढाबे के मालिक के सामने ही वीडियो बनाने लगा। ये बाबा का होटल है, 4 रोटी हाफ सब्जी 180 रुपए। मार क्यों रहे हो? किस बात में मार रहे हो? उस एक वीडियो के बदले काफी देर तक ढाबे के कर्मचारी उसे मारते रहे। ये वीडियो समृद्धि हाईवे के पास का बताया गया। वीडियो में दिखा कि ढाबे वाले ने उस शख्स का मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की। मोबाइल छीन। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तैनात रहे तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर से चर्चा में आ गए। दरअसल कुछ दिन पहले संभल की अदालत ने अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन जिस जज की बेंच ने यह आदेश दिया उस जज का तबादला हो गया है। पूरा विवाद संभल हिंसा से जुड़ा है। तब अनुज चौधरी संभल के सीओ थे। हिंसा में आलम नाम के युवक की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी और परिवार ये दावा करते हुए कोर्ट पहुंचा कि आलम रेहड़ी लगाता था जिसे पुलिस ने बेवजह मार डाला। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर की अदालत ने 13 जनवरी को एक आदेश दिया। आदेश में लिखा था कि संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। सीजेएम विभांशु सुधीर की अदालत ने अनुज चौधरी के साथ साथ 17 और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। पहले तो संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से ही इनकार कर दिया और निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही और अब सीजेएम विभांशु सुधीर का 7 दिन बाद ही तबादला हो गया। विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है, जिसे विपक्ष उनका डिमोशन भी बता रहा है। कुछ समय पहले ही अनुज चौधरी का प्रमोशन हुआ था। वो इस वक्त फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार अनुज चौधरी को बचाने में लगी हुई है और न्यायपालिका में दखल दिया जा रहा है।
तबादले की सूची इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी हुई, लेकिन आरोप सरकार पर लगने लगे और इन्हीं आरोपों के साथ वकील प्रदर्शन करने उतर आए। सीजेएम के पद पर जिस आदित्य सिंह को विभांशु सुधीर की जगह नियुक्त किया गया है, वो भी चर्चित रहे हैं। आदित्य सिंह की कोर्ट ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद सर्वे के आदेश दिए थे। आदित्य सिंह को प्रमोशन दिया गया है, जिसके बाद वो संभल के सीजेएम नियुक्त हुए हैं। काले कोट पहने हुए ये वकील इस मामले में राजनीतिक दखल के आरोप लगा रहे हैं। ये प्रदर्शन चंदौसी कोतवाली के पास जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ, जो अब वायरल है। वैसे तो अक्सर सियासत से जुड़े हुए मुद्दे अदालत की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार अदालत के अंदर का ये मुद्दा सियासत की दहलीज तक आ गया है। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि बड़ी अदालतें इस मामले में स्वतः संज्ञान लेंगी। अनुज चौधरी के खिलाफ आदेश देने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला हुआ तो अखिलेश यादव ने सियासी मोर्चा खोल दिया। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं, वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। उधर कांग्रेस कह रही है कि ये तो होना ही था। राजनीतिक उद्देश्य ये है कि जो भी जज सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जा करके अगर कोई आदेश देगा तो उसको हम तबादला कर देंगे। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ एक तबादला नहीं बल्कि दूसरे जजों के लिए संदेश भी है। अब बात करते हैं नोएडा के उस गड्ढा सिस्टम की जिसने होनहार इंजीनियर युवराज मेहता की जान ली। हादसे की एसआईटी जांच कर रही और इस एक्शन पर एक्शन इस बीच हो रहे हैं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उनसे यह लगता है कि नोएडा के सिस्टम में ही गड्ढा है। मल्ली बाबू इसमें गिर गया, इस पानी में एक खड्डे में डूब गया पूरा मल्ली। सामने पानी से भरा गड्ढा है और उसके ऊपर ट्रक लटका है। तस्वीरें 31 दिसंबर की है। अब इस तस्वीर को देखिए। कार पानी से भरे गड्ढे से निकाली जा रही है। कार सवार युवराज मेहता की मौत हो गई और यह हादसा 16 जनवरी की दरमियानी रात का है। तस्वीरें गौर से देखेंगे तो नोएडा के गड्ढा सिस्टम की पोल आप खुद ब खुद खोल देंगे, क्योंकि जगह वही गड्ढा वही। अंतर बस इतना कि तब ट्रक ड्राइवर की जान बच गई थी, लेकिन इस बार कार सवार मारा गया। बड़ी जांच पड़ताल के बाद 31 दिसंबर को हुए ट्रक हादसे का वीडियो एबीपी न्यूज के हाथ लगा, जिसने नोएडा अथॉरिटी के गड्ढा सिस्टम की पोल खोल दी और कई सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल है कि जब 31 दिसंबर को ट्रक की टक्कर से दीवार टूट गई थी तो 16 दिन बाद भी उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। सवाल ये भी कि अगर वहाँ 90 डिग्री मोड़ है तो वहाँ चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वहाँ डिवाइडर इतना कमजोर था कि उससे कोई भी गाड़ी तोड़ सकती थी तो मजबूत दीवार क्यों नहीं बनाई गई। ये वो सवाल है जिसका आत्ममंथन अगर नोएडा अथॉरिटी उस दिन कर लेती है जिस दिन ट्रक हादसे का शिकार हुआ, तो शायद आज युवराज नहीं मारा जाता। आज सिर्फ युवराज का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश युवराज के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। युवराज को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल करते हुए उस ट्रक ड्राइवर तक जा पहुंची जो 31 दिसंबर की रात को उसी जगह हादसे का शिकार हुआ था जहां युवराज के साथ वो हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह से हमने बातचीत की तो गुरविंदर ने नोएडा के गड्ढा सिस्टम की ऐसी पोल खोली जिसे सुनकर तो हम भी दंग रह गए। रोड से ठीक 10 कदम पे वो नाला है, तो जैसे मेरी गाड़ी नीचे उतरी मैंने तुरंत हैंड ब्रेक फेंक दी, लेकिन गाड़ी को रुकने के लिए जगह चाहिए। गाड़ी रुकती रुकेगी तो गाड़ी वो नाला पार कर गई। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह ने बताया कि वहाँ ना कोई ब्रेकर है ना कोई साइन बोर्ड है, ऊपर से सड़क से लगा हुआ नाला है। ऐसे में उसके साथ भी वही अनहोनी हो सकती थी जो युवराज के साथ हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि किस्मत ने उसका साथ दिया। तो मैंने जैसे टायर पे पाँव रखा तो टायर तो फ्रीज आगे वाला, मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मैं नीचे गिर गया, मेरे पीछे एक स्कूटरी पे आदमी आ रहा था लड़का, तो उसने लाइट जगाई, बोला सरदार जी ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो मेरे इतना पानी था, तो अगर वो लड़के नहीं आते मैं तो मर जाता नीचे, कौन देखता रात को। क्योंकि 2 घंटे तक युवराज तड़पता रहा, लोगों से वो मदद मांगता रहा।
पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर खड़ी रही, लेकिन उसे कोई मदद नहीं पहुंचा सका, कोई बचा नहीं पाया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है और इसका दोषी है नोएडा का गड्ढा सिस्टम। सिस्टम इसलिए भी दोषी है क्योंकि जिस इलाके में ये घटना हुई वहां के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि इसमें सीधे सीधे नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही है। 2015 में प्राधिकरण ने सेक्टर 150 में ड्रेनेज योजना के तहत हेड रेगुलेटर बनाने की योजना तैयार की थी। ड्रेनेज योजना के लिए कई बार सर्वे भी हुआ था। इस काम के लिए 13.5 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से ड्रेनेज योजना फाइलों में ही दम तोड़ती रही। इंजीनियर युवराज की मौत में घोर लापरवाही सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही नोएडा प्राधिकरण की सामने आई है। जो जिम्मेदार विभाग हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहे और पिछले 10 सालों से ये योजना फाइलों में दम तोड़ती रही। बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज की टीम ने नोएडा प्राधिकरण, ट्रैफिक सेल, सिविल विभाग और जल विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ। इस वक्त हम जल विभाग के महाप्रबंधक आरपी सिंह के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी बात हो जाए। फिलहाल वो इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद नहीं हैं। हमने फोन के माध्यम से भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर उनका क्या कहना है। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। अब हम आपको उन अधिकारियों के चेहरे भी दिखा देते हैं जो कहीं ना कहीं युवराज की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं और जिनकी लापरवाही से इंजीनियर युवराज की जान चली गई। इनमें सबसे पहला नाम एसपी सिंह का है। ये ट्रैफिक सेल के जीएम हैं। आरोप है कि एसपी सिंह ने 31 दिसंबर को हुए हादसे से कोई सबक नहीं लिया। हादसे वाली जगह पर बाउंड्री वॉल और रिफ्लेक्टर नहीं लगवाया, जिससे यह हादसा हुआ। अब दूसरा बड़ा नाम है जीएम एके अरोड़ा का। एके अरोड़ा पर आरोप यह है कि इन्होंने ही निर्माण कार्य रुकवाया था। बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे वहां पर पानी भर गया। तीसरा बड़ा नाम आरपी सिंह का, जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के जीएम हैं। इन पर आरोप है कि हादसे वाली जगह लाइट की कमी थी और लाइट की जिम्मेदारी इन्हीं के विभाग के पास मौजूद है। युवराज की मौत के पीछे जिन्हें जिम्मेदार माना जा रहा है उसमें एक नाम नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम का है, जो अभी उन्हें हटा दिया गया है। आरोप है कि सीईओ साहब ने कभी सेक्टर 150 का निरीक्षण ही नहीं किया। अगर निरीक्षण किया होता तो शायद गड्ढा हादसे की वजह ना बनता। तो युवराज की मौत के बाद अब बाल की खाल निकालने में नोएडा पुलिस, नोएडा अथॉरिटी और एसआईटी की टीमें जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि युवराज को इसकी मौत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। गंभीरता से जांच पड़ताल करनी ही होगी। युवराज की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस लापरवाही की गर्म चादर छोड़कर नींद से ऐसा जागा कि एक साथ कई फरमान सुना दिए गए। आदेश दिया गया कि मृतक युवराज की कार की टेक्निकल जांच होगी। हादसे वाली जगह पर एसआईटी सीन रिक्रिएट करेगी। ये पता लगाएगी कि कार कहां से आई और कैसे पानी भरे गड्ढे में गिरी। वहीं फॉरेंसिक टीम भी इंजीनियर की मौत की जाँच में जुट गयी है। वहीं सैटेलाइट इमेज से भी इस हादसे की पड़ताल की जा रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि नवंबर 2021 से ही गड्ढे में पानी भरा हुआ था, लेकिन अथॉरिटी के किसी अधिकारी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि कितने युवराज इसी तरह लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ते रहेंगे, अपनी जान गंवाते रहेंगे। युवराज की मौत से लोगों में गुस्सा है, तो इसी बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी युवराज की मौत को लेकर बयान सामने आया। नितिन गडकरी ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और मैं इसको इसलिए समझ सकता हूँ कि मैं भी रोड एक्सीडेंट का एक विक्टिम रहा हूँ। पुलिस कह रही है कि जल्द निष्पक्ष जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी, लेकिन अब एक सवाल चश्मदीद की तरफ से भी उठ रहा है। वो चश्मदीद जो कल तक ये बताते रहे कि पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम हाथ पर हाथ धरे हिला हवाली करती रही, लेकिन अब वो कुछ और बयान दे रहे हैं। टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। यहाँ पर कम से कम 125 लोग थे। कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुँच चुके थे। उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने चश्मदीद को 5 घंटे तक बिठा कर रखा, जिसके बाद चश्मदीद ने अपना बयान बदल लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिस चश्मदीद को ही नहीं छोड़ रही तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी। भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने की मांग को खारिज कर दिया गया। आईसीसी ने बीसीबी से कल तक फैसला लेने को कहा है। भारत में बांग्लादेश नहीं खेला तो दूसरी टीम खेलेगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मांग का समर्थन किया। पीसीबी ने बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी की पेशकश की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शमशान घाट से अस्थियां चुराने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि चोरी की यह वारदात शमशान घाट में लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखाई दिया कि कुछ महिलाएं शमशान से अस्थियां चुरा रही हैं। इसके बाद तीनों महिलाएं चुपके से फरार हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही बेटे को लगी तो वो अपनी बहन के साथ खाली मटका लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसकी बुआ और दादा बिना बताए पिता की अस्थियां चोरी करके भाग गए। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। इधर पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बांदा में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कथा आयोजक प्रवीण सिंह के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वहां लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। पहले एक ने चेहरे पर मुक्का मारा, फिर कई लोग दीवार में दबाकर मारने लगे। एक व्यक्ति बचाने की कोशिश में था लेकिन 2-3 लोग एक साथ प्रहार कर रहे थे। मारपीट की शुरुआत बांदा के एक होटल के अंदर हुई। दोनों पक्ष बेल्ट निकालकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। पूरे होटल में अफरा तफरी का माहौल था। होटल के बाहर भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई। यहाँ भी बीच बचाव की कोशिश हुई लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। इस मारपीट में कुछ लोग घायल भी हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा में शामिल होने बांदा गए थे। इस कथा का आयोजन प्रवीण सिंह ने कराया था। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह और प्रवीण सिंह के समर्थक बांदा के होटल में रुके थे। वहीं पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने बताया कि शराब के नशे में झड़प हुई थी। लखनऊ में एक बर्थडे पार्टी के दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह भड़क गए। भीड़ के बीच से किसी ने उन पर टिप्पणी कर दी जिसके बाद वो नाराज हो गए और फिर हंगामा हुआ जिसका वीडियो वायरल हो गया है। मैं आज ना बहुत सालों के बाद आज मेरा मन हुआ है, मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा। हेलो, पवन सिंह ने इतना ही कहा था कि भीड़ से किसी ने कुछ कह दिया और पवन सिंह नाराज हो गए। बर्थडे पार्टी में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मी और वहां मौजूद लोग बीच बचाव करने लगे। उस वक्त पवन सिंह काफी गुस्से में नजर आए। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा। खुशनुमा माहौल तनाव में बदल गया लेकिन थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य हो गई। अभिनेता सुनील शेट्टी उज्जैन में बॉर्डर 2 फिल्म की कामयाबी के लिए मन्नत मांगने पहुंचे। सुनील शेट्टी ने प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के दर्शन किए और परिवार के साथ पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद सुनील शेट्टी नंदी मंडपम में ध्यान लगाकर करीब 10 मिनट तक बैठे रहे। मीडिया से बातचीत में सुनील शेट्टी ने बताया कि नए साल में वो सभी के स्वास्थ्य, खुशहाली और सफलता की मनोकामना लेकर बाबा महाकाल के दर पर आए थे और उन्होंने फिल्म के चलने की उम्मीद जताई। मेरी बिटिया जैसी दीदी भी है, उसके लिए कि वो पहली बार प्रोड्यूसर बन रही है, राइटर है फिल्म की, और आहान के लिए और बाकी सभी के लिए कि फिल्म अच्छी चले ताकि फिल्म चलने से एक पूरी इंडस्ट्री चल जाती है। बिहार की दरभंगा पुलिस ने एक ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया जिस पर रेप का आरोप है। लड़की ने आरोप लगाया कि बाबा शादी का झांसा देकर कई सालों से रेप कर रहा था। लेकिन लड़की ने जब श्रवण दास पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आश्रम के अंदर ही बाबा ने नाबालिग से शादी कर ली। श्रवण दास जी कथावाचक हैं जिन्होंने मेरे साथ शादी किया मंदिर पे 29 नवंबर 2024 को। तो उन्होंने बोला कि सामाजिक विवाह बाद में करेंगे क्योंकि तुम अभी नाबालिग हो। बाबा ने चुपके से ये शादी की थी और झांसे में रखकर नाबालिग का शोषण करता रहा। लड़की ने जब सार्वजनिक रूप से शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया तो आरोप है कि बाबा वादे से मुकरने लगा। फिर इन्होंने लोग पलटी मार लिए, बोले 25 लाख रुपया ले लो और बात को खत्म कर दो। सिर्फ पैसा ले लेके मैनेज होने का मामला चल रहा था। लोग जहाँ जाते थे वहाँ ये लोग, और हम लोग को थोड़ा डर भी है। लड़की के परिजनों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और इस बारे में पुलिस को शिकायत करी।
जिसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच कर आरोपी कथावाचक श्रवण दास को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कथावाचक का सहयोगी मौनी बाबा भी आरोपी है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर मेला प्रशासन और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अभिमुक्तेश्वरानंद चौथे दिन भी अपने शिविर के बाहर पालकी पर बैठे रहे। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन की ओर से जब तक सम्मान के साथ उन्हें संगम स्नान नहीं कराया जाता, वो शिविर के बाहर ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। ससम्मान हमारा जब गंगा यमुना के संगम का स्नान हो जाएगा और प्रशासन के द्वारा हो जाएगा और भविष्य में चारों शंकराचार्यों को कभी भी इस तरह से परेशान न करने का वचन पुख्ता दे दिया जाएगा, तब हम शिविर में प्रवेश करेंगे। इस बीच शंकराचार्य की उपाधि पर शुरू हुआ विवाद भी तूल पकड़ता गया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे में मेला प्रशासन को 8 पेजों का जवाब ईमेल के जरिए भेज दिया, जिसमें नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया गया। शंकराचार्य विवाद पर संतों के बीच भी दो फाड़ हो गया। माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए बर्ताव के बाद जहां कई संत नाराज हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ संतों ने इसके लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ही जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शिखा का अपमान करना गलत है। छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे, उसमें उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। जबकि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद के हिंदू धर्माचार्य होने पर ही सवाल उठा दिया। ये हिंदू धर्माचार्य है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मरने पर उस केस के न्यायिक जांच की मांग करता हो मुस्लिम गुंडों के लिए, इसे हम हिंदू धर्माचार्य स्वीकार करेंगे? इस मामले में रामभद्राचार्य का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद खुद ही शास्त्र के विरुद्ध पालकी पर सवार होकर स्नान करने जा रहे थे। यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में संतों में भी मतभेद नजर आया। और इस बीच अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बीच शुरू हुए विवाद ने सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष की पार्टियां लगातार योगी सरकार को घेरने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। विभाजनकारी बीजेपी और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने वो हत्या रोकने के लिए आवाज उठाई थी, इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनकी चुटिया पकड़कर, उनकी शिखा पकड़कर, घसीटकर और उनके गिरवा वस्त्र को फाड़ा गया। ये अपमान है। गिरवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री बने हैं, शर्म आनी चाहिए योगी जी को। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील है, जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे जिसने कहा हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला जब कार्यकर्ताओं के साथ मनरेगा योजना का नाम बदलने का विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया ने एसडीएम से ही बदसलूकी कर दी। बहसबाजी के बीच अभिमन्यु पूनिया ने ज्ञापन को फाड़ा और फिर इसके टुकड़े एसडीएम के मुंह पर दे मारे। ऐसा लगा ही नहीं कि कांग्रेस विधायक किसी सरकारी अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, बल्कि लगा कि वो किसी आम आदमी को सबक सिखाने आए थे। पेपर फाड़ा और मुंह पर दे मारा। कांग्रेस मनरेगा बचाओ महासंग्राम यात्रा निकाल रही थी। उसी में विधायक अभिमन्यु पूनिया कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। आरोप है कि ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम खुद बाहर नहीं आए, लेकिन एसडीएम जब बाहर आए तो उनको ज्ञापन कैसे सौंपा गया वो तरीका चर्चा में है। अब इस तरीके पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। ये है कि उनको कोई जनता का काम नहीं करना, सिर्फ दिखावा करना है और प्रोपोगंडा करके फेमस होना है। इतना घटिया काम नहीं करना है।
झारखंड की राजधानी रांची में कुत्ते के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। कुछ लड़कों ने मिलकर एक कुत्ते की हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सबसे पहले एक महिला ने कुत्ते को जमीन में गड़े हुए बांस से बांधा और फिर इन लड़कों ने कुत्ते पर हमला शुरू कर दिया। कुत्ता पत्थरों से हमले से बचता रहा, लेकिन तभी इन लड़कों ने लाठी डंडे से उस पर हमला तेज कर दिया। कुत्ता चिल्लाता रहा, लेकिन ये लड़के उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी एक लड़के ने कुत्ते के सिर पर डंडा मारा और कुत्ते ने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि कुत्ते की जान लेने के बाद भी इस पर लाठी डंडों से हमला होता रहा। पिटाई करने वाले लड़कों में अधिकतर नाबालिग हैं। अब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई में चुनाव के बाद अब बदला लेने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। उनके हाथों में तलवार और दूसरे धारदार हथियार थे। वो नवी मुंबई के एक इलाके में लोगों को मारने आए थे। दहशत फैलाने वाले वो लोग गालियां देते हुए सबको वहां मारने की धमकी दे रहे थे। गालियों की बौछार के साथ कभी वो दुकान के शटर पर तलवार से वार करते तो कभी घर के गेट को मारते। आगे जाकर एक बदमाश की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी तो उसे भी मारकर गिराया। ये वीडियो चुनावी नतीजे के बाद अगले ही दिन रिकॉर्ड हुआ। नवी मुंबई के ईश्वर नगर और सदगुरु नगर इलाके में देर रात ये हमले हुए। हमला करने वाले कौन सी पार्टी के समर्थक है, इसकी जानकारी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शहर के बीचों बीच एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया क्योंकि छोटा प्लेन केपी कॉलेज के ठीक पीछे गिरा था। संयोग ठीक था कि प्लेन तालाब में गिरा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। एयरक्राफ्ट के गिरते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तालाब के अंदर तो लगभग एंट्री कम से कम 5-7 लोग मारे हैं। तो उनसे पूछा पहले खिड़की के बाहर से ही कि मतलब आप लोग सेफ हैं, तो बोले कि हाँ वो सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पूछा, उसके बाद उनको बाहर लेके आ गया। उज्जल कुम्भी शायद ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग उधर नहीं ले जाके इधर ही लेके आए, क्योंकि इधर लेके आना सुगम था। ये वायुसेना का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट था जिसमें 2 पायलट सवार थे। वायुसेना के मुताबिक विमान ट्रेनिंग सौटी पर था। जैसे ही विमान ने संतुलन खोया, जमीन पर टकराने से पहले दोनों पायलट पैराशूट के जरिए सुरक्षित विमान से बाहर आ गए। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस तरह के छोटे एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और एडवेंचर गेम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बिहार के दरभंगा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक अपराधी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हालांकि कुछ देर बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस आरोपी का मेडिकल कराने के लिए उसे जिला अस्पताल लाई थी, लेकिन इसी दौरान ये बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए और पास के ही एक नाले के अंदर जा छिपा। पुलिस बुलाती रही, लेकिन चोरी का ये आरोपी काफी देर तक अंदर छुपा रहा। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए। काफी देर तक नाले में घुसने के बाद जब आरोपी की तबीयत खराब होने लगी तो वो खुद ब खुद बदहवाश होकर बाहर निकल आया। इसके बाद पुलिस इसे फिर से अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज शारिक के मकान की कुर्की की गई। इस दौरान 4 थानों की फोर्स वहां मौजूद थी। पुलिसकर्मी ढोल बजाते हुए शारिक साठा के मकान तक पहुंचे। हालात न बिगड़े, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। इसके बाद दीपा सराय इलाके में मौजूद शारिक के मकान पर ये पोस्टर लगाया गया, जिसमें बताया गया कि कोर्ट ने शारिक के घर की कुर्की का स्थायी वारंट जारी किया है। शारिक के खिलाफ करीब 70 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इसमें हत्या जैसे संगीन मामले भी हैं और शारिक इन दिनों दुबई में बैठा है। जब संभल हिंसा की SIT जांच हुई तो शारिक साठा का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया। पुलिस का दावा है कि शारिक ने हथियारों की सप्लाई कराई और भीड़ को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा महिलाओं को साड़ी बांट रहे थे, लेकिन साड़ी वितरण कार्यक्रम में हंगामा तब हुआ जब महिलाओं ने साड़ी लेने से इनकार कर दिया। तेलंगाना सरकार में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा मंच पर साड़ी बांट रहे थे, तभी एक महिला उनसे बहस करने लगी। महिला ने साड़ी लेने से इनकार किया और मंत्री जी को उनका वादा याद दिलाया। महिला ने कहा कि चुनाव के समय महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया।
हमें साड़ी नहीं, हर महीने 2500 रुपए चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद दूसरी महिलाओं ने भी उस महिला का समर्थन किया। दूसरी महिलाओं ने भी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा असहज हो गए और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। यूपी का बहराइच इस समय बाबा के बुलडोजर से दहल रहा है। बहराइच में नेपाल बॉर्डर के पास से एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई किसके खिलाफ हुई है, दिखाते हैं आपको। बहराइच में योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। चाहे 10 साल पुराना अवैध अतिक्रमण हो या 20 साल पुराना निर्माण अवैध, तो चुन चुन कर तोड़ा जा रहा है। ये जहां पर आप बुलडोजर गरजते देख रहे हैं, ये इमाम नगर का इलाका है। दावा है कि पहले यहाँ खेत खलियान और तालाब होता था, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके पक्के मकान बना लिए थे, जिन्हें अब मिट्टी में मिला दिया गया। बुलडोजर ने अवैध निर्माण पर बारी बारी से ऐसे आक्रमण किया कि अतिक्रमणकारी देखते रह गए। योगी सरकार की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि यूपी का कोई भी कोना हो, सरकार का बुलडोजर कब्जाधारियों पर प्रहार करने से नहीं चूकेगा। उत्तराखंड में भी मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के खेल का पर्दाफाश हुआ है। राज्य सरकार की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि उत्तराखंड में एक ही पीर फकीर के नाम पर अलग अलग जगहों पर मजारें बना दी गई, जबकि आमतौर पर किसी भी पीर या फकीर की एक ही मजार होती है। आरोप है कि उत्तराखंड में सरकारी जमीन हड़पने के लिए ऐसी कई मजार बनाई गई है। मजार बनाकर सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया गया, फिर आसपास अवैध तरीके से लोगों को बसा दिया गया। यहाँ बीते 25 सालों वक्फ की संपत्तियां 2.5 गुना तक बढ़ गई हैं। राज्य की ज्यादातर मजारें अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई हैं। अब तक 572 अवैध मजारों को बुलडोजर के जरिए हटा दिया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हटाई गई किसी भी मजार में किसी पीर या फकीर के शरीर के अवशेष या ऐसा कोई धार्मिक प्रमाण नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि यहाँ सच में किसी को दफनाया गया था। अब इससे यह भी शक और गहरा हो गया है कि इन मजारों को केवल जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से ही बनाया गया होगा। जांच में पाया गया कि अभी भी उत्तराखंड में सरकारी या प्राइवेट जमीन पर 300 से ज्यादा मजार मौजूद हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के हनुमाकोंडा इलाके में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। करप्शन केस में निलंबित अतिरिक्त कलेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मौके से करोड़ों का कैश और सोना चांदी बरामद हुआ है। 5 दिसंबर 2025 को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे वेंकट रेड्डी और उन्हीं के कई ठिकाने जिस पर एसीबी की नजर थी, जहां छापेमारी की गई है। निलंबित अतिरिक्त कलेक्टर के ठिकानों पर रेड। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल आईआईटी कानपुर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वहां पीएचडी कर रहे एक छात्र ने हॉस्टल की 6वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। जिसकी पहचान राजस्थान के राम स्वरूप ईशाराम के रूप में हुई। 6वीं मंजिल से कूदने के बाद छात्र को गंभीर चोटें आई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। बताया गया कि छात्र मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा था। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चला है कि ये डिप्रेशन के प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। राम स्वरूप अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। छात्र ने ये कदम क्यों उठाया इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।